जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 हमारा। क्या लेक्चर नंबर गलत लिखवाया था आप लोगों ने? ठीक है, बाद में करेक्ट हो गया था। आज का जो एजेंडा हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम स्टडी करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रेटजी। लेवल ऑफ स्ट्रेटजी या इसको एंथनीज मॉडल भी कहते हैं। एंथनी ट्रायंगल, एंथनी मॉडल, एंथनी लेवल ऑफ हायरार्की भी कहते हैं। और फिर एक कॉन्सेप्ट जो कल जाते जाते मैंने आपको बताया, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पहले हम सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम एंथनीज ट्रायंगल की तरफ जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में कोई सवाल? प्रीवियस लेक्चर में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना चाहते हो? प्रीवियस लेक्चर्स में कोई सवाल? कोई सवाल नहीं। एफबीटी में कोई सवाल है? और जिंदगी में कोई मसले मसाइल? कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। चले, अच्छा, कल तक हमने क्या डिस्कस किया था? कल तक हमने क्या, कल तक का मतलब यह कि सारा बताना है आपने। बताएं शाबाश। आपको पता है हमारी आदत है कि हम पहले दिन से जो पढ़ा है वो सारा रिवाइज करते हैं जब तक चैप्टर नहीं खत्म होता। जी, हमने सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया था, ऐसे ही था। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यही चैप्टर है ना हमारा। उसके बाद हाँ, हमने बिजनेस को अलग से डिफाइन किया, उसके बाद फिर हमने उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन किया था। फिर कलेक्टिवली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक डेफिनेशन दी थी जिसमें 3 की वर्ड्स थे, की पॉइंट्स है। वो 3 की पॉइंट्स आपको याद है? सोशल अरेंजमेंट्स, कंट्रोल परफॉर्मेंस, नो स्पेसिफिक टास्क नहीं, कॉमन गोल्स। शाबाश, कॉमन गोल्स। कॉमन, ये स्पेसिफिक टास्क, ये स्पेशलाइजेशन, ये इसके अंदर आता है। ये कंट्रोल परफॉर्मेंस के अंदर आएगा या फिर उसके जो इनका गोल है उसमें आ जाएगा। इसके डेफिनेशन के बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस, टाइप्स ऑफ, हमने बिजनेसेस पढ़े थे। कितने टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं? जिसमें सोल ट्रेडर्स, पार्टनरशिप एंड कंपनीज को डिस्कस किया था। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। नंबर 3, उसके बाद हमने डिफाइन किया था ऑर्गेनाइजेशन को एंड इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हमने डिफाइन किया था कि ये प्री ऑर्डर लेवल हायरार्की है। ठीक है, ऐसे ही है। स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए थे और कितने थे वो बताएं पहले। कितने थे? 4 या 6? 4 या 6? चले चले, 1 बाय 1 देखते हैं ना, देखते हैं। 6 बताएं शाबाश, कौन कौन से? आप कहते हैं 4 हैं। एंटरप्रेन्योर, जी एंटरप्रेन्योर स्ट्रक्चर। नंबर 2 फंक्शनल या डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक। डिविजनल, शाबाश, डिविजनल या इसको प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं हम। जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, बस यही थे ना? जी नहीं, यस सर नहीं, ये तो एक दिन में हमने स्टडी किए थे। इसके बाद था मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर था। और आखिरी बाउंड्री लेस। ये कितने हो गए टोटल? बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर। तो 4 नहीं 6 सही है। हर एक स्ट्रक्चर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर से मल्टीपल स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे, ऐसे ही है ना? और उसके बाद क्या डिस्कस किया था? तय शाबाश। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? शाबाश, वो स्पैन ऑफ कंट्रोल किया है। ये तो चेस स्ट्रक्चर है, अदर स्ट्रक्चर्स भी हमने पढ़े थे, अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। शाबाश, अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? अ स्केलर चेन। उसके बाद स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड देन टॉल वर्सेस फ्लैट स्ट्रक्चर, टॉल वर्सेस फ्लैट स्ट्रक्चर। उसके बाद शाबाश ऑफ शोरिंग एंड आउटसोर्सिंग। हाँ, आउटसोर्सिंग भी और
आखिरी बताएं शाबाश। शेयर्ड सर्विसेज, हर एक की एग्जांपल याद है? हर एक की एग्जांपल याद है आपको? हायरार्की लेवल और हायरार्की की जो डायग्राम है और उसके बाद हर एक की एग्जांपल याद होनी चाहिए। याद है आपको? यस और नो? ये पूरा आपका चैप्टर अभी तक जितना आपने पढ़ा है, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन से। सेंट्रलाइजेशन का मतलब बताएं। सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज शाबाश। हेड ऑफिस एक हो। चलें, आसान भाषा में हम ये कहेंगे जिनका बॉस सिर्फ एक ही हो, जिनका बॉस एक हो, डिसीजन मेकर एक हो। शाबाश, डिसीजन मेकर एक हो। अगर सारे लोग डिसीजन मेकर हो जाएंगे, मसले होंगे कि नहीं होंगे? एक बंदा डिसीजन मेकर होगा, एक बंदा हो सकता है। हाँ शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। यानी एक बंदे से मुराद यह है कि एक ही जगह से इनको डायरेक्शंस मिल रही हैं, ऐसे ही है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी, आपने एक व्हील भैया, इसमें देखते हैं क्या होता है, वो इसके साथ कनेक्टेड है, सेंट्रलाइज्ड है, वो कनेक्टेड है। तो यह है सेंट्रलाइजेशन। यहां पे एक बंदा भी कोई हो सकता है, बॉस बैठा हो सकता है, या कोई एक डिपार्टमेंट हो सकता है जो कि सारे बाकी एम्प्लॉयज को या बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को क्या डायरेक्शंस या इनको सुपरवाइज कर रहे होंगे। जबकि डिसेंट्रलाइज बताएं शाबाश। डिसेंट्रलाइजेशन में हेड ऑफिस से सबको इंस्ट्रक्शंस और डिसीजन मेकिंग की पावर दी जाती है, बल्कि सॉरी उल्टा मैंने कह दिया कि हर प्राइवेट डिपार्टमेंट के पास अपनी खुद की डिसीजन मेकिंग की पावर होती है और वो अपनी इंस्ट्रक्शंस खुद बना सकते हैं एज लोकल सिचुएशन। अच्छा, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मुझे एग्जांपल भी बताएं। सर जैसे कि एचसी है, जो फेस टाइप है, वो वापस स्टूडेंट यूज करा सकते हैं लेंस स्टूडेंट्स के लिए। के अंदर इस्लामाबाद के अंदर वो सेम डील नहीं लगी होगी क्योंकि उनकी वो लोकल रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं आता। ओके ठीक है, कोई और एग्जांपल हो जाए, मुझे ये एग्जांपल। सर मिजान बैंक और रेशमी बैंक की अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर इनमें डिसेंट्रलाइजेशन अगर हो तो ये है कि हर ब्रांच के अंदर उनकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हो और हर उसके अंदर उनकी ना कस्टमर केयर हर चीज़ के डिपार्टमेंट हर ब्रांच की अपनी सेटिंग हो, क्योंकि वर्किंग तो सेम होती है। ठीक है भाई, कोई एग्जांपल ले लें, चाहे ले लें, आप लोगों के लिए, अब मेरी तरफ से आपके लिए। क्या बात है, भाई को दे दें। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन की और कोई एग्जांपल देखें। जिंदगी आपने आसान बनाए। आपको अगर कॉर्पोरेट एग्जांपल आती है ना, अगर आपको कॉर्पोरेट एग्जांपल आती है तो आप कोशिश करें कॉर्पोरेट एग्जांपल आप ना दें, आप जो है वो आसान एग्जांपल के साथ चलें। जैसे हमने एक पहिए की एग्जांपल ली, एक व्हील, उसके अंदर जो भी सेंट्रलाइज, जो भी उसको कहते हैं मुझे नहीं पता, वो कंट्रोल कर रहा होता है, आपको पता है। अगर ये चीज नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये भैया आपके किसी काम का नहीं है, और इसको बाद फिर ऑपरेट नहीं कर सकते। बताइए शाबाश, नहीं कर सकते ना। डिसेंट्रलाइज में क्या होगा, ये सिस्टम नहीं होगा, ये सिस्टम मींस नहीं होगा, मींस कि इनका एक ही बॉस नहीं होगा। तो फिर आपने कोई ऐसी एग्जांपल देनी है जिसमें कोई एक बॉस नहीं होता। तकरीबन हर एक के पास राइट्स, कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं जरूर। जो आपने पढ़ाई थी ना स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, शाबाश बिल्कुल। जिसमें क्योंकि हर बंदे के पास कोई ना कोई पावर होती है, जैसे मैनेजर्स के पास, सुपरवाइजर के पास कोई ना कोई डिसीजन, मैनेजर के पास पावर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। सुपरवाइजर के पास भी थोड़े से पावर, एम्प्लॉय के पास कौन से पावर आ गए? उनके पास। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में एम्प्लॉयज के पास भी पावर होते हैं कुछ, जैसे अमेंड कर सकते हो अपनी मर्जी से, जैसे मर्जी चीज बनाए। यानी सुपरवाइजर को पता ही नहीं, ये लोकल डिमांड के हिसाब से जो है वो चेंज कर रहे हैं। डिमांड का पता भी तो नहीं ना आता एम्प्लॉयज को, उनको बस एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। एम्प्लॉयज तो फैक्ट्री में आता है और माजरत के साथ ऑनलाइन वालों और आप लोग से भी, वो करता है डंकी वर्क। और पता है डंकी वर्क किसे कहते हैं? रोज आना, एक ही जॉब को परफॉर्म करना, और जैसे हमने पढ़ा था, उनसे कोई पूछेगा नहीं कि भाई आप किस लिए आए हो, ना वो ये बताएंगे कि आज मैं आया हूं तो मैंने ये काम करना है। भाई उसने रोज आना है, रोज एक काम कर रहा है। डंकी वर्क किसे कहता है ना, कि एक काम जो है वो रिपीटेडली आप कर रहे हो। हर एक बंदा एक अलग मशीन के सामने बैठा होता है तो वो एक ही काम कर रहा होता है। तो इसलिए एम्प्लॉयज जो है वो बाहर नहीं फिरते, सॉरी ये वर्कर
वर्कर आते हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं और शाम को चले जाते हैं बस। फिर बताएं शाबाश, एम्प्लॉयज के पास पावर कैसे आएंगे, यानी वर्कर के पास कैसे पावर आएंगे? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैं चाहता हूं आप अपनी जिंदगी आसान बनाएं। मैं चाहता हूं आपको मैं कॉर्पोरेट लेवल की एग्जांपल दूं ही ना। एक सेल्समैन वो क्या होता है? होता है वर्कर के नहीं, होता है एम्प्लॉय के नहीं। बताएं जब वो आपके साथ डील करता है, आप कहते हो वो आपसे कहता है सर ये 5,000 का, जो भी आइटम है जो भी प्रोडक्ट है वो आप कहते हो, वो कहता है आपसे कि सर ये जो चीज है ये 5,000 की है। आप कहते हो नहीं 5,000 में तो मैं ये नहीं लूंगा। आप उसके साथ बार्गेनिंग करते हो। बार्गेनिंग उसके साथ किसके साथ हो रही है? सेल्समैन के साथ बार्गेनिंग हो रही है। बताएं क्या वो प्राइस को थोड़ा सा रिड्यूस करता है? चीज तो उसकी है नहीं, वो कैसे कर सकता है? नहीं, ही हैज एन अथॉरिटी, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी लेवल किस हद तक वो इसको रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, उसके पास पावर भी है, उसके पास अथॉरिटी भी है। एग्री करते हैं आप? वो आपसे कहता है कि सर नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, सर मैं अगर रिड्यूस कर सकता हूं तो सर मैं इतना कर सकता हूं, सर मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं। तो ये उसने क्या किया? अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल किया। क्या है कि नहीं किया? हालांकि चीज उसकी है नहीं, लेकिन उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास अथॉरिटी बीइंग ए वर्कर, उसके पास ये अथॉरिटी है। ये डिसेंट्रलाइज सर कैसे है? डिसेंट्रलाइज ऐसे है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये शेयर होल्डर की तरफ से नहीं है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये मैनेजर की तरफ से नहीं है, बल्कि आपको एक एम्प्लॉय, एक वर्कर आपको ये डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। अब देखें स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर में क्या होता है शाबाश? शेयर होल्डर, BODs, मैनेजर्स, सुपरवाइजर एंड देन एम्प्लॉइज। एग्जैक्टली वो सारे इन्होंने इनको कंप्लीट होल दिया, कंप्लीट कंट्रोल दे दिया कि भाई कंट्रोल आपने करना है। मालिक है, मालकान ही है, ओनर ही है, कंट्रोल इनका होता है। हमेशा कंट्रोल जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है। ठीक है, अब इन्होंने कुछ पावर दिए मैनेजर्स को, मैनेजर्स को कुछ पावर डेलीगेट हो गए। क्या सारी डीलिंग मैनेजर खुद करते हैं? कस्टमर के साथ डीलिंग मैनेजर करेंगे? नहीं, मैनेजर तो सिर्फ ऑपरेशनल लेवल पे चीजों को देखेगा। क्या सुपरवाइजर करता है? सुपरवाइजर क्या करता है? सुपरवाइज करता है किस चीज को? एक्टिविटीज को जो हो रही है। शाबाश, एक्टिविटी परफॉर्म करने वाला कौन होगा? एम्प्लॉइज। परफॉर्म करने वालों को ये राइट्स हासिल है कि वो ये काम कर सकते हैं। कुछ अथॉरिटीज इनके पास भी है, बल्कि बहुत सारे इनके पास है, इनको भी डेलीगेट हो गई। क्या आप क्या करो? सुपरवाइजर को हायर करो। सुपरवाइजर इनको सुपरवाइज कर रहा होता है, लेकिन इनके पास कुछ अथॉरिटीज हैं। अब ऐसे ही नहीं होगा कि एम्प्लॉय कोई कस्टमर आया, एम्प्लॉयज फौरन सुपरवाइजर को बुलाएं, सुपरवाइजर इधर आओ। आपने कभी ऐसे सुना? आपने कभी ऐसे सुना कि एम्प्लॉयज सुपरवाइजर का इधर आओ भाई, ये कस्टमर है, ये चीजें ले रहा है, आप किधर हो, आप क्या कर रहे हो? एक किसने डील करना है? जबकि सुपरवाइजर ऐसे करता है। सुपरवाइजर कहता है भाई आप किधर थे, आप किधर थे। तो ये काम किसका है? एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का काम है। ना सिर्फ ये, ना सिर्फ डिस्काउंट, बल्कि पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, बल्कि पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। कौन देखता है? एम्प्लॉइज देखते हैं। सुपरवाइजर एम्प्लॉइज को ये काम कहता है। अच्छा, अगर आप कोई कंप्लेन करते हैं, अगर आप कोई कंप्लेन करते हैं तो सुपरवाइजर क्या करता है? एम्प्लॉइज को बुलाता है, भाई तुमने देखा नहीं, देख के चीज नहीं दी। ऐसे होता है कि नहीं आपके साथ? पैकिंग के अलावा बताएं शाबाश की एग्जांपल हो सकती है। शाबाश, ऑन टाइम डिलीवरी। ऑन टाइम डिलीवरी कब डिलीवर करना है, कैसे डिलीवर करना है, ये किसका अटैक है? सुपरवाइजर का, एम्प्लॉइज का। बिल्कुल ठीक है। और एग्जांपल दे शाबाश। क्वालिटी इंप्रूव करना, क्वालिटी देखना कि अच्छी क्वालिटी की चीज है। बिल्कुल ठीक, सुपरवाइज ये कर रहा होगा, सुपरवाइज ये कर रहा होगा। और एग्जांपल दे सकते हैं? कह सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो देता कोई और है।
अथॉरिटी नहीं है। ये इनके पास अथॉरिटी है ना, हमने पढ़ा कुछ ना कुछ अथॉरिटी इनके पास है। ये भी हो सकते हैं इससे कम, ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ अथॉरिटी। सुपरवाइजर के पास क्या अथॉरिटी होगी? सुपरवाइजर के पास, हाँ शाबाश, कमांड की सबसे बड़ी अथॉरिटी है कमांड की। डे नाइट शिफ्ट प्लस कितने पर्सोनल को रखना है ये सुपरवाइजर देखेगा, सुपरवाइजर देखेगा। ऐसे ही है, कितने हमें चीजें चाहिए तो वो परचेज करेंगे, जरूरत के सामान, जरूरत का सामान। प्लस अगर हम कोई ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो बताएं शाबाश, क्या इन्वेंट्री सुपरवाइजर नहीं देखेगा? सुपरवाइजर देखेगा ना। सुपरवाइजर सारा कुछ लिख के किसको देगा? मैनेजर को। फिर क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये हर लेवल पे इनके पास अथॉरिटी है कि नहीं? हर बंदे के पास अथॉरिटी, हर बंदे के पास अथॉरिटी है। जब हर बंदे के पास अथॉरिटी आ जाएगी तो हम इसे कहते हैं ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। एक जगह से इनको इंफॉर्मेशन या डिसीजनरी पावर नहीं मिल रही कि एक जगह से सिर्फ इनको बताया जा रहा है कि भाई आपने ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ये नहीं हो रहा। यहां पे आप हर एक के पास अथॉरिटी है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी हद तक या एक सर्टेन लेवल तक वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन रेफर टू वेयर मोस्ट डिसीजंस अकर इन अ कंपनी। तो जाहिर है मोस्टली कंपनी में डिसीजन होंगे सारे, लेकिन छोटे मोटे कुछ सिस्टम ऐसे भी हैं जो कि डिसेंट्रलाइज भी हो सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन, सीनियर मैनेजर हेड ऑफिस में बैठे हुए, हेड ऑफिस मेक एंड एनफोर्स, मेक एंड एनफोर्स डिसीजन, मेक ये और एनफोर्स डिसीजन। शाबाश। सेल्स मैनेजर टेल्स ईच सेल्स पर्सन विच कस्टमर टू विजिट, विच प्रोडक्ट टू सेल एंड एट व्हाट प्राइस। यानी इसने बता दिया कहां विजिट करना है, कौन सी प्रोडक्ट किसको बेच रही है, कितने की बेच रही है। यहां से मैं इधर आता हूं और मैं कहता हूं सेल्स पर्सन डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम में भी है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में मुझे बताएं यहां पे सेल पर्सन जो है इसको टास्क मिलता है। इसे कहा जाता है भाई आपको बोनस मिलेगा जब आप 500 यूनिट सेल करेंगे। ऐसे है क्या? उसे यह बताया जाता है आपने फलां को चीज नहीं बेचनी, अपनी मर्जी से बेच सकता है। मुझे बताएं वो एसी बेचना है, उसने किधर जाएगा? गांव में, गांव में जाएगा, किसी की दुकान पे जाएगा, एसी की दुकान पे जाएगा, बेचने जा रहा है, बेचने जा रहा है। और सेल पर्सन जा रहा है, सेल पर्सन जा रहा है, सेल पर्सन एक जा रहा है। और चले सेल पर्सन की एग्जांपल शायद एसी में आपको बहुत मुश्किल लग रही है। मुझे बताएं किसी को मिला है यू फोन की सिम है, क्या आपने यू फोन की सिम बेचनी है और आपने इस मंथ में 1000 सिमें बेचनी है। बताएं आपको कहां कहां ये लोग मिलते हैं? हर बाजार के अंदर आपको ये लोग मिलेंगे, हर बाजार में आपको ये लोग मिलेंगे। इसको क्या कहा जाता है? सेल्स पर्सन। सब जहां पे ज्यादा लोग होंगे वहां पे ये लोग जाते हैं। क्या इनसे कहा जाता है कि आपने किससे क्या बात करनी है? नहीं, ये खुद अपनी मर्जी से बात करते हैं। इनको एक टास्क मिला है, वो टास्क इन्होंने कंप्लीट करना है, वो फुलफिल करना है। तो इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मीन्स डीलिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हेड ऑफिस डिलीगेट्स डिसीजन मेकिंग। यहां पे क्या हो रहा था? हेड ऑफिस मेक एंड एनफोर्स डिसीजन। इधर क्या हो रहा है? हेड ऑफिस डिलीगेट का मतलब ट्रांसफर करना, ट्रांसफर कर डिसीजन मेकिंग टू लोकल मैनेजर्स आर टीम्स, टू लोकल मैनेजर्स आर टीम्स। ये सारे लोकल मैनेजर डिविजनल बेसिस पे भी हो सकते हैं। सेल मैनेजर लेट्स ईच सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चूज कस्टमर, खुद अपनी मर्जी से चूज करो। प्रोडक्ट्स एंड डिस्काउंट्स, प्रोडक्ट्स एंड डिस्काउंट्स दे डिसाइड। ये दे से मुराद वो लोग, कौन से लोग? सर एम्प्लॉयज, सर मैनेजर, सेल्स पर्सन। शाबाश, सेल्स पर्सन, सेल्स मैनेजर एंड उसकी टीम। सेंट्रलाइज सिस्टम बेस्ट है या डिसेंट्रलाइज सिस्टम बेस्ट है? जो आपको अच्छा लगा वो सिस्टम बेस्ट है, डिपेंड करता है किसी कंपनी वो जो आपको अच्छा लगा। अब सर मुझे कैसे अच्छा लगेगा? मैं देखूंगा कि प्रोडक्ट मेरी कौन सी है। बिजनेस के टाइप पे डिपेंड। शाबाश, मैं ये देखूंगा कि प्रोडक्ट कौन सी है, तो उस बेस पे होगा। मोस्ट कंपनी and D approaches, but it helps to
दैट मीन्स ऑपोजिट स्ट्रक्चर है कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका जो बिजनेस है वो है जो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स है, जैसे फ़ोन बेचना। अब बताएं शाबाश, इसमें क्या होगा, कौन सा सिस्टम बेस्ट है इसके लिए? सेंट्रलाइज या फ़ोन बेचना, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज्ड, कैसे? सर आप सेकंड हैंड बेचते हैं फर्स्ट हैंड बेचते फर्स्ट हैंड बेचेंगे? हैं? सेंट्रलाइज्ड होगा। मुझे तो लगता है डिसेंट्रलाइज ज़्यादा बेहतर है। कैसे? छोटा बिजनेस है तो हर कोई डिसीजन अपने लेगा तो काम है। सर ओप्पो की फ्रेंचाइज में साल के तौर पे है, वो उनके एम्प्लॉयज अपनी तरफ से डिस्काउंट भी देते, पीछे ऑफिस हेड ऑफिस से डिस्काउंट्स वगैरह आती है तो हाँ, सबसे पहले ये सोचें कि ये जो फ़ोन वाला बिजनेस है इसमें आप जिधर भी जाएंगे प्राइसेस मोस्टली क्या होती है? नहीं, मोस्टली सेम होती हैं, मोस्टली सेम। जैसे आईफोन है, आईफोन 15 या आईफोन 16, लाहौर में भी उसकी प्राइस सेम होगी, आप कराची आप रावलपिंडी चले जाएं तो उधर भी प्राइसेस सेम होती हैं। होता है ऐसे कि नहीं होता? और दूसरा मुझे बताएं, कपड़ों का बिजनेस है आपका, सर डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज्ड? डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज क्यों? सर वो एम्प्लॉय की मर्जी होती है। हाँ, नहीं, यहाँ से आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे? आप फॉर एग्जांपल MM आलम पे खड़े हैं तो ज्यादा होगा, तो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। आप इचरा बाजार में बैठे हुए हैं, कम होगा क्यों कम होगा? सर। क्योंकि लोगों की इनकम कम है, शाबाश, परचेजिंग पावर कम है, वहां पे परचेजिंग पावर कम है। तो बात समझ आ गई? जैसे रेडी वाला खड़ा होता है, रेडी वाला अगर उसे पता है कि मैं मॉडल टाउन के अंदर खड़ा हूं तो रेट कुछ डिफरेंट होते हैं। इसीलिए आप फिर मॉडल टाउन में कोई चीज नहीं खरीदते, आप कहते हैं इधर से निकलेंगे तो आगे जाके खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे लोग अमीर हैं, ये प्राइस का नहीं पूछते, तो ये लोग अपनी मर्जी से ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होती है कि वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम को अडॉप्ट करें। ठीक है, कोई सवाल यहां तक? सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्लियर है? रिसेंट कॉलेज सेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज होना चाहिए। है ही डिसेंट्रलाइज्ड। हर किसी के पास कोई ना कोई पावर है इधर भी। सेंट्रलाइज्ड। चलें, पहले मैं सेंट्रलाइज की एग्जांपल ले लेता हूं जी। कैसे? इस तरह से एक सर आपको चेन ऑफ कमांड है कि आपने इतने महीने के अंदर ये सिलेबस फिनिश करना है। आपको अथॉरिटी फ्री विल नहीं है सर, आपको डेली आना है, डेली काम करना है, डेली बच्चों को मैसेज कन्वे करना है, और सर आपको एग्जाम टाइम के ऊपर एग्जाम लेना है, टेस्ट टाइम पे टेस्ट देना है। वो सारी कमांड हेड ऑफिस की तरफ से आ रही है। मैं भाई सर, सर मेन- नहीं रखती हूँ क्योंकि इसके अंदर आपके पास ये है कि आप इम्प्रोवाइज ये जरूर कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लेक्चर मिस हो गया है तो आप उसको रीएक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आपने सर्टेन डेट के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करना, हो सकता है 1-2 दिन आगे हो जाए, मैक्सिमम हो सकता है कि 1 वीक का फर्क आ जाए, लेकिन आपको एक सर्टेन टारगेट में करना है। लाइक फॉर एग्जांपल 22 अगस्त से पहले आपने हमें कराना है, इससे पहले मॉक्स देने हैं, इससे पहले ये करना है, तो आप एक निज़ाम की तरह चल रहे हैं। आप अपनी इसके अंदर ना आइडियाज नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, डिस्काउंट भी नहीं दे सकते। बहुत अच्छे। डिसेंट्रलाइज सिस्टम की एग्जांपल समझ। जो ऊपर मैनेजमेंट है ना, उनको मोस्टली पता ही नहीं होता सिलेबस क्या है। वो टीचर्स को ही पता होता है, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से वो उसको अरेंज करते हैं, और उनको पता होता है इस महीने में इतना बनाना है। और दूसरी बात है, इसकी बात की जाए, जो बच्चे न्यू एडमिशन के लिए आते हैं तो वहाँ पर जो बैठे हैं, जो एडमिशन कर रहे हैं, उनके पास भी कोई ना कोई पावर होती है कि वो कितने % तक डिस्काउंट दे सकते हैं। दोनों साइडों को मैं बात कर रही हूँ। फिक्स होता है। चेंज हो जाती है, चेंज भी हो सकती है, वेरी भी करती है। एक लाइन लिखी हुई थी यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक इस लफ्ज का मतलब तो बताएं। ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब क्या होता है? सर मिक्स। मिक्स करना मिक्स करना मीन्स कि एक सिस्टम के अंदर, एक कंपनी के अंदर 2 सिस्टम हो सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज भी हो सकता है, डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है। अच्छा, मुझे बताएं, अब क्रिसेंट के अंदर कैसे ये ब्लेंड सिस्टम है? एडमिशन ऑफिस, शाबाश, वो उनके पास अथॉरिटी है कि वो किसी हद तक क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। अब ये उनको पता होता है, ये ना मुझे पता है ना आपको पता है। उनके पास क्या अथॉरिटी है, कौन कौन सी अथॉरिटी है, ये आप लॉ में भी पढ़ेंगे। कौन सी अथॉरिटी होती है, एक्सप्रेस अथॉरिटी, ये छोड़े। हाँ, कुछ अथॉरिटीज इनके पास होती है, तो वो अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। बताएं, क्रिश्चियन कॉलेज के जो इसको क्या कहते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, उनके पास कोई अथॉरिटी होगी? यस, बिल्कुल। वो लाइक सेल्स पर्सन है, वो सेल्स पर्सन की तरह है, उनके पास भी
कुछ अथॉरिटी है, टीचर के पास कोई अथॉरिटी होती है? टीचर के पास कोई अथॉरिटी है? टीचर के अलावा कोई भी यस, वो भी एम्प्लॉय हुआ, ऐसे नहीं, वो भी एम्प्लॉय हैं, जो एडमिशन ऑफिस में बैठे हैं वो भी एम्प्लॉय हैं। एडमिशन ऑफिस में कुछ लोगों के पास अथॉरिटी है, इसका मतलब है कि वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, लेकिन मेरे पास नहीं है, सब सेंट्रलाइज है। मैं सेंट्रलाइज सिस्टम में हूं। जो प्रिंसिपल साहब ने कहा सर आपने ऐसे करना है, उसके 100% उसके मुताबिक करूंगा। हाँ, ये मैं क्या करता हूँ, एक प्लान देता हूँ, सर इतने नंबर ऑफ लेक्चर्स, नंबर ऑफ आवर्स मुझे चाहिए, ये इतने मैंने पढ़ाने हैं, ठीक है। उसमें टीचर ने, प्रिंसिपल साहब ने साइन किए, सर ये आपकी सैलरी और आप जा सकते हैं बस। बताया मुझे पहले दिन से एक प्रॉपर प्लान मिला होगा, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन मुझे डे 1 से मिली है, तो मैं इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करूंगा कि नहीं? अपनी मर्जी कर सकता हूं? नहीं कर सकता जब मैं सेंट्रलाइज सिस्टम में हूं। तो एक टीचर शायद सेंट्रलाइज सिस्टम है, एक टीचर सेंट्रलाइज सिस्टम है, लेकिन एडमिशन ऑफिस वाले डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो इसलिए ये लाइन लिखी हुई है, मोस्ट ब्लेंड सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज अप्रोचेस। ये लाइन पहले मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं की ताकि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की आपसे एग्जाम्पल लूं और फिर आपसे पूछूं कि इस लाइन का मतलब क्या था। अब हमें बात क्लियर हो गई? जरूरी नहीं है कि सिस्टम कि कोई कंपनी या तो सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज सिस्टम अप्रोच अडॉप्ट कर रही होगी। ये भी हो सकता है कि एक कंपनी के अंदर दो ब्लेंड हो, ब्लेंडिंग हो। शाबाश, वहां पे वो लाइन शायद आपको ना मिले जी, शायद आपको ना, ये नोट कर लीजिएगा। नोट्स नहीं आएंगे, नोट्स आ जाएंगे, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। नोट्स में ये लाइन लिखी होगी। लिखी हुई। यस, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और था हमारा, द इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी इन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन अप्रोचेस। इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी सिस्टम डिलीवर डाटा वेयर मैनेजर्स नीड्स इट। सुनते जाएं, इसको सुनते जाएं। पुल डेटा अप फ्रॉम लोअर लेवल्स, पुल डेटा अप, पुल का मतलब क्या है? खींचना। फ्रॉम, कौन करेगा ये? अपर लेवल में जो बैठे होंगे। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में, हेड ऑफिस एक होगा सर, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में पुल डेटा फ्रॉम, हेड ऑफिस लेगा। अथॉरिटी एक होगा। हाँ, पुल डाटा है क्या पुल इंस्ट्रक्शन है? डाटा और इंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है? डाटा जो होते हैं वो अपर मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट वो होता है। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, शाबाश, इंस्ट्रक्शन है। ये नहीं, हिदायत जो है वो हमेशा वालदैन देते हैं, वालदैन वो हमें बताते हैं भाई ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। और डाटा, डाटा स्पेसिफिक जिस बंदे ने काम किया है, वो काम करने वाले के पास होगा ना डाटा। हेड ऑफिस में जो बंदा बैठा हुआ है उसके पास थोड़ी डाटा आएगा कि चल के खुद डाटा आ जाए। वो भी कह सकते हैं उनका जो काम किया उन्होंने, प्रोग्रेस जो भी। शाबाश, जिसको हम प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं, जिसको हम डेली एक्टिविटी कहते हैं, भाई आप आज आपने क्या काम किया है वो हमें बता दें आप। तो ये है सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में पुल डाटा अप फ्रॉम लोअर लेवल्स। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है वो ये कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में डाटा हम डाटा जो है वो ऊपर से नीचे आता है, फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट, या फिर लोअर लेवल से हाई अथॉरिटी के पास। सर मैं तैयारी करने के लिए सिर्फ इसको ना कैप्टन पे आपको मैंने पहली क्लास में शायद आपने मिस की है, तो मैंने इसमें बताया था कि इस किताब की 100% रिप्लिका आपको ये मिलेगी। अगर आप देखें तो शायद सारी बातें जो है इधर लिखी हुई हैं वो तो है जरूर, पर कुछ बातें और भी हैं जो इधर नहीं लिखी हुई। क्योंकि इसका मतलब ये इसके साथ वो भी कर लें जो आपने। मैं तो कहता हूं ये कर लें, उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहता हूं आप ये करें, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये इंश्योर करूंगा कि इसमें जितने भी आपके ये टेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग या वो होंगे, वो मैंने आपको पहले बताया था, ये मेरा हेडेक है कि वो सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, इसकी तैयारी भी करवाऊंगा, इसकी जो एग्जाम किट है वो भी करवाऊंगा, ना सिर्फ कैप्लन की, क्योंकि ये सालों से चल रहे हैं तो जाहिर है इनकी वैल्यू होगी और अप्रूव्ड कंटेंट भी है। तो मैं बीपीपी भी करवाऊंगा, उसमें जितने भी इसके एमसीक्यूज होंगे। लेकिन अगर आप बीपीपी की किताब देखें तो बहुत एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जिसकी जरूरत नहीं है। भाई जो पेपर में आना है तो वही पढ़ेंगे ना हम, जो नहीं आना वो पेपर के बाद मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। जो पेपर में आएगा मैंने तो पहला आपको पेपर पास करवाना है। चले, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन पुल डाटा, यस, अब आपने बताना है बिटवीन हेड ऑफिस, मिडिल मैनेजर्स एंड लोकल यूनिट्स। बताएं क्यों, ऐसे क्यों है? तो वो डेटा इंफॉर्मेशन को देते भी और लेते भी, जो हेड ऑफिस है।
सर सिंगल प्लेटफॉर्म से क्योंकि आपको पीछे से इतनी वो सेंट्रलाइजेशन का आपका प्लेटफॉर्म तो उस वजह से ये है कि आप ले भी सकते हैं और डेटा दे भी सकते हैं। जो छोटे हेड ऑफिस है ना वो बड़े हेड ऑफिस को डाटा देते हैं, तो बड़े हेड ऑफिस छोटे हेड ऑफिस से डाटा लेते हैं, जो कि मिडिल मैनेजर्स और लोकल यूनिट से डाटा पुल करते हैं और आगे तो ये तो यही तो ऊपर सेंट्रलाइज में भी हो सकता है, हेड ऑफिस वाले इनको डाटा दे दें। डाटा पुश नहीं होता, डाटा पुश नहीं होता। तो यही तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं होता? जब यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे डाटा पुश होता है, तो उधर क्यों नहीं हो रहा? वहां पे भी तो हेड ऑफिस वाले को डाटा दे दें। सर लोकल डिमांड के साथ सर नहीं कर सकते ना आप। हाँ ऐसा बताएं शाबाश। इसमें सर ऊपर जो सेंट्रलाइज में डिसीजन मेकिंग सर वो आप नहीं कर सकते, वो एक फिक्स होता है आपने ये चीज करनी है। इसमें होता है कि जो डिसेंट्रलाइज में होता है कि आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपने खुद से। हर बंदा जब डिसीजन लेगा तो हर बंदे का डिसीजन डिफरेंट हो सकता है कि नहीं? जब हर बंदे का डिसीजन डिफरेंट होगा तो हर बंदे के पास जो डाटा कलेक्ट होगा वो भी क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। तो बताएं शाबाश। हाँ, इस वजह से पुश एंड पुल होता है, और इस वजह से भी होता है कि वर्कर के पास भी अथॉरिटी है, डिसीजन पावर है, मैनेजर के पास भी है, सुपरवाइजर के पास भी है। तो इसलिए उसने लिख दिया बिटवीन, मैं तो कहता हूं यहां पे अमंग होना चाहिए था, हेड ऑफिस, मिडिल मैनेजर्स एंड लोकल यूनिट्स, कि जिसको भी कोई डाटा चाहिए तो हम उधर से कॉपी करके दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत डिसेंट्रलाइज सिस्टम, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी हेल्प्स बोथ स्ट्रक्चर शेयर डाटा एफिशिएंटली। इतनी मुश्किल लाइन, इसका मतलब पता क्या है? वो कहना ये चाह रहा है कि जब भी जरूरत पड़े मोस्ट एफिशिएंट वे है डाटा को ट्रांसफर करना, ये वाला। सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डिसेंट्रलाइजेशन के नहीं बताया उसने, सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो बता रहा है। दिखाऊंगा नहीं, पहले आपसे पूछूंगा। बताएं शाबाश, क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन। एडवांटेज एक वो सिस्टमैटिक मैनर में होगा। हाँ शाबाश, सिस्टमेटिक वे में होगा, बिल्कुल ठीक है। और एक्यूरेट भी होगा, बिल्कुल ओके। और लेट डिसीजन मेकिंग होगी। डिसएडवांटेज डिसेंट्रलाइजेशन में लेट होगी, तो इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन में क्विक होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं। एडवांटेज है, ठीक है शाबाश। और फ्रॉड का भी वो हो सकता है, रिस्क कम होगा, सेंट्रलाइजेशन में कम हो सकता है, डिसेंट्रलाइज। हाँ, हम सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं। हेड ऑफिस के पास ये होगा कि उनका जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या इम्प्लीमेंटेशन की है और क्या इम्प्लीमेंटेशन का सोचा था उन्होंने। डिसएडवांटेज सर हायरार्की भी आ जाएगी। यानी केपीआई जो है वो मेजर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो लगा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और शाबाश, एडवांटेज क्या हो सकते हैं? चलो एडवांटेज तो हो गए, डिसएडवांटेज बताएं अब। सर लोकल डिमांड का नहीं पता होगा, अडैप्टेबिलिटी नहीं होगी। सेंट्रलाइजेशन में अडॉप्टेबिलिटी नहीं होती, शाबाश। और सर वो इम्प्रूव नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, इम्प्रूव नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक है, वो भी नहीं ले सकते। Improvise भी नहीं कर सकते जब तक। मार्केट के हिसाब से बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे बताएं एम्प्लॉयज को क्या नुकसान होगा? सर लेट कमांड का तो सर काफी टाइम लग रहा है। नहीं, हम सेंट्रलाइज पढ़े, हम सेंट्रलाइज सिस्टम पढ़े, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, शाबाश, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, शाबाश, बहुत अच्छे। और बताएं शाबाश, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। देखिए आपने पास्ट में जितनी बातें पढ़ी है ना वो यही कवर हो रही हैं, तो वो आपने पास्ट अपना सारा बता दिया, लेकिन जो नई बातें इधर सीखी है मैं चाहता हूं कि वो भी बताएं आप। सर सेंट्रलाइजेशन के अंदर ये भी अलग, फॉर एग्जांपल अगर लोअर अथॉरिटीज के पास कोई आइडिया है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि जो अपर मैनेजमेंट है सारे डिसीजन वो ले रही है। सर डेटा पुल करेंगे ना तो अच्छा मुझे बताएं, हेड ऑफिस में जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे माशाल्लाह जो है वो ठीक ठाक क्वालिफाइड है? Yes, sir. जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है। जरूरी तो नहीं है ना। अगर कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, हो सकता है उनको ना पता हो। क्या वो अकाउंटिंग के भी एक्सपर्ट होंगे? क्या वो मार्केट भी एक्सपर्ट होंगे? क्या वो एचआर का काम भी जानते होंगे? सारे काम थोड़ी जानते होंगे, एक बंदा सारे काम थोड़ी कर सकता है, कोई एक में एक्सपर्ट होगा ना वो। चलो एक एक्सपर्टीज होगी तो दो में हो जाएगी, तो अगर उससे हटके कोई शाबाश लीगल केस आ गया तो अब क्या करेंगे? लॉयर को hire करेंगे। लॉयर को हायर करेंगे, इसका मतलब ये है कि वो लोग एक्सपर्ट नहीं है। सर तो जैसे third फॉर party आ गई एग्जांपल ना अगर उसमें। लंदन से कोई पार्टी है वो डिसिविलाइजेशन के पास कोई सोसाइटी बनानी चाहती है तो उनको ये नहीं पता कि ये हमारे पाकिस्तान की बहुत कीमती चीज़ है, तो वो लोकल डिमांड को नहीं समझ सकते। वेयरएस ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ये है कि अगर कोई बंदा आपके लोकल डिमांड को समझ के वहाँ करे तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं लोकल अथॉरिटीज़ के साथ कि ये ऐसा हो सकता है यहाँ पे या नहीं। अगर वो हो सकता है तो उनके ऊपर लीगल केस
डिसेंट्रलाइजेशन में ये है कि उनको एक ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा कि चलो यहाँ नहीं तो आप इस्लामाबाद में करें इन्वेस्ट या लाहौर में करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे एम्प्लॉय के पास पावर है ना, पावर, सर्टेन पावर है ना इनके पास। लिमिटेड है। हाँ, बहुत लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है। लेकिन मुझे बताएं, अगर किसी कस्टमर के साथ बार्गेनिंग करनी है तो कर सकते हैं, बार्गेनिंग करनी है तो कर सकते हैं। सेंट्रलाइज नहीं कर सकते। सेंट्रलाइज की बात नहीं कर रहा मैं, डिसेंट्रलाइज की बात कर। डिसेंट्रलाइज में कर सकता है, ये सिर्फ सोल्टी उसके पास अथॉरिटी है। लेकिन अगर सेंट्रलाइज सिस्टम है, इसमें कोई कस्टमर जो है बढ़ गया, नहीं 5,000 वाली चीज मैंने 4500 में लेनी है, फिक्स्ड है क्योंकि हेड ऑफिस से बताएं साहब, सब वो कस्टमर जो है वो चीज खरीद नहीं रहा, लेकिन उधर बैठा हुआ है, भाई मुझे आपने ये चीज देनी है और 4500 की देनी, क्या करें? बैठा ही रहना। एक तो ये है कि आप कस्टमर क्या करेंगे, लूज कर बैठेंगे, और दूसरा ये कि अगर आप यही मैसेज जो है वो हेड ऑफिस पहुंचाते हैं कि वो कस्टमर आया है, या ये हमारा जो है वो बहुत बड़ा कस्टमर है, या हम बहुत पुराना कस्टमर है, हम इनको सर नाराज नहीं कर सकते, बताएं क्या करें? तो अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी इधर से, क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन, सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो इधर से इनको मिल रही है, तो फिर अप्रूवल में डिले हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको मेजर ऑर्डर आया और आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, आपने हेड ऑफिस कॉल की है, हेड ऑफिस वाले कहते हैं ठीक है हम आपको अप्रूव कर देते हैं। अप्रूवल में टाइम लग सकता है कि नहीं, लग सकता है कि नहीं? शादी की डेट निकल गई, अब जो दुल्हन के ड्रेस का ऑर्डर था उसका क्या करना, उसका क्या करना है? वो तो ऑर्डर कैंसिल नहीं हो जाएगा। हमें ऑर्डर मिला था लेकिन हमने अप्रूवल में इतना लेट कर दिया कि बस शादी हो गई, अब खाने भी नहीं बुलाएंगे। सेंट्रलाइज के एडवांटेज देखें, सीनियर मैनेजर्स मेंटेन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कंट्रोल होना चाहिए। पॉलिसी स्टे कंसिस्टेंट, इनकी जितनी भी पॉलिसी होंगी वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। इट इज इजियर टू सेट एंड एनफोर्स। सेंट्रल कोऑर्डिनेशन सिंप्लीफाइज डिसीजन मेकिंग, कोई डिसीजन मेकिंग में कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। एक्सपर्ट एट हेड ऑफिस हैंडल। डिसएडवांटेज, हार्ड टू मैनेज ऑपरेशंस अक्रॉस, क्यों? ये लोकल वो रिक्वायरमेंट को समझेंगे। हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम कभी मार्केट में गए नहीं, मार्केट में कभी देखा नहीं, हम तो अपने ऑफिस में बैठे हैं, कोई आए तो ठीक है, हमने चल के किसी के पीछे नहीं जाना, वो तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में होता है। हेड ऑफिस में आप लोग जो है ये बार बार जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। लोकल मैनेजर्स वेट फॉर, हेड ऑफिस लेट करेंगे, शाबाश। लोकल मैनेजर्स नो बेटर देन हेड ऑफिस। डेली जो मसले इनको आ रहे हैं हेड ऑफिस को तो पता ही नहीं होगा, शाबाश, बिल्कुल ठीक। जूनियर मैनेजर्स में फील मिसट्रस्टेड एंड लूज मोटिवेशन, शाबाश। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोस एंड कॉन्स मिरर दोज ऑफ सेंट्रलाइजेशन, मतलब बताएं। हाँ, क्या ऑपोजिट कैसे? सर जो उसके डिसएडवांटेज, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, इसके एडवांटेज है और इसके एडवांटेज के डिसएडवांटेज होंगे, ठीक है? तो दोबारा लिखने की जरूरत है, वो सारे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, चलें ठीक है। यहाँ तक किसी को बात समझ आई हो? कैसे? सारी बात समझ आ गई? बताएं साहब, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्विकली, क्या ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन? सर सिंपल एक लाइन के लिए ये है कि सेंट्रलाइजेशन के अंदर ना ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट्स और जो है छोटे ऑफिसेस हैं डिफरेंट सिटीज के अंदर उनको अथॉरिटी दे देते हैं जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है। सेंट्रलाइजेशन में ऐसे नहीं होता, आप डिसेंट्रलाइजेशन बता रही हैं। उसके अंदर Yes. हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस जाती है, डिसीजन मेकिंग जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन में ये होता है कि आप कि हर एक एम्प्लॉय के पास, हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ इनके पास क्या होती है, अथॉरिटीज होती हैं, अथॉरिटीज होती हैं। जैसे वो लोकल रिक्वायरमेंट को समझ के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हाँ, ये फिर आगे जो है वो पर्पस है, आगे पर्पस है। मैं ऐड करूंगी कि जरूरी नहीं है कि ये हेड ऑफिस से ही हो, एक ही ऑफिस में, मतलब एक ही, अगर मतलब उनका एक ही ऑफिस है, कोई हेड ऑफिस नहीं, मतलब आगे उनके वो नहीं है डिवीजन, तो उसमें भी एक अपर मैनेजमेंट ने जो Boss. कर दिया ना, वही बस नीचे वाले लोग उसको फॉलो Exactly. करेंगे और एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी है। सेंट्रलाइजेशन के अंदर सिर्फ बॉस और अथॉरिटी एक ही होती है। हाँ जी, शाबाश, एक जगह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो हेड ऑफिस हो चाहे ना हो। जरूरी तो नहीं है ना किसी कंपनी का हेड ऑफिस होगा, जरूरी तो नहीं है।
लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन इनको टाइप तो होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में इसका ऑपोजिट है, डिसेंट्रलाइजेशन में इसका ऑपोजिट है। मैं अगेन आपसे पूछूंगा, आपको कौन सा पसंद आया सिस्टम, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन? ब्लेंड, शाबाश, मुझे तो ब्लेंड ज्यादा पसंद है। रिसेंट वाला हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन दोनों है कि आप जब चाहे सेंट्रलाइज चले, जब चाहे आप जहां पे आपको ज्यादा जरूरत है, जहां पे आपको लगता है कि आपकी बेनिफिट है, तो वहां पे सिस्टम को चेंज करें, अपनी मर्जी से आप अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ब्लेंड सिस्टम मुझे भी पसंद है, सिर्फ सेंट्रलाइज और सिर्फ डिसेंट्रलाइज नहीं। हाँ डिसेंट्रलाइज बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल भी है, प्रॉफिटेबल भी है, पर जो ये ब्लेंड सिस्टम है ये तो बेहतरीन है, बेहतरीन है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज में कोई मसला, आसान सारी बातें। अच्छा अगर आपको एडवांटेज दे दें और देखें आपसे ये पूछे कि बताइए ये सेंट्रलाइज सिस्टम के एडवांटेज है या डिसेंट्रलाइज सिस्टम के, तो बता देंगे, देख लें, यहां तक कोई सवाल नहीं। इस चैप्टर का आखिरी हमारा टॉपिक है एंथनीज स्ट्रक्चर। एंथनीज ट्राइंगल भी कहते हैं, एंथनीज स्ट्रक्चर भी कहते हैं, एंथनीज मॉडल या एंथनीज लेवल ऑफ हायरार्की। होता ये सिस्टम ट्रायंगल की तरह ही है, ट्रायंगल सिस्टम होता है, ऐसे मतलब ना ट्रायंगल, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। 1 2 3 यहां पे होते हैं बड़े बड़े लोग जो कोई गोल सेट करते हैं, जो कोई गोल सेट करते हैं, और यहां पे गोल की इंप्लीमेंटेशन होती है। इंप्लीमेंटेशन से मुराद वो सारी एक्टिविटीज टू किस लिए, हाँ गोल को अचीव करना, गोल को अचीव करना। यहां पे कौन लोग होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, शाबाश। हम इसको कहते हैं ये ऑपरेशनल फेज है, ये ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर्स। ये जो आपको एक्टिविटी नजर आ रही है, ये बता सकते हैं मैनेजमेंट डायरेक्टर, शाबाश शाबाश। स्ट्रेटेजिक लेवल, शाबाश। स्ट्रेटेजिक लेवल से मुराद शाबाश, ये तो आपने पढ़ा ही स्ट्रेटेजिक, ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, नहीं पढ़ाया, नहीं ये तो मैंने पढ़ाया नहीं स्ट्रेटेजिक। तो आपको कैसे पता कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लेवल के बंदे होंगे? अपर मैनेजमेंट होते हैं तो उनके पास वही ये सारे डिसीजन वगैरह ये सब काम नीचे वाली पॉलिसीज वगैरह। अपर मैनेजमेंट होगी, अपर मैनेजमेंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं आप, बताएं साहब। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या मैंने ये नहीं पढ़ाया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन है। मैंने जो यहाँ पे नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा, और आपसे यही पूछना था कि जब ये पढ़ाया है तो आपने लिखवाया क्यों नहीं, आपने लिखवाया क्यों नहीं? सेपरेशन ऑफ, यहां पे पहले क्या आना चाहिए? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो क्यों नहीं लिखवाया आप लोगों ने? ये जानबूझ के मैंने छोड़ा था, मैंने स्केलर चेन खुद लिखा था ना पहले, आपसे पूछा ही नहीं था। चाय नहीं पी थी। अब देखें, यही हमने ऊपर लिखा था, और मैंने आपको बताया था कि मैं जरा इसको डिटेल में लिखूंगा। सेपरेशन ऑफ ओनर, लार्ज कंपनी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में सेपरेट। ओनर सेलेक्ट डायरेक्टर्स, ओनर इलेक्ट डायरेक्टर्स, शाबाश। हाँ खुद नहीं आते, डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट में आल्सो बी सेपरेटेड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टर्स फ्री टू फोकस ऑन creating and managing the high level strategies for the organization, while the managers, sorry यहाँ पे मैनेजर, हाँ मैनेजर ठीक है, while the managers focus on the day to day operational issues। तो बताएं शाबाश, ये क्या है? ऑपरेशनल। तो इधर कौन लोग बैठे होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इधर कौन होगा?
एम्प्लॉय शाबाश, मैनेजर या एम्प्लॉय, मैनेज करने वाले इसमें सुपरवाइजर और मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर शाबाश। ठीक है, ये चेन मैंने आपको दिखाया नहीं, ये ट्रायंगल मैंने आपको भी दिखाया नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता था कि प्रीवियस नॉलेज के बेस पे आप कितना बता सकते हैं। चलें, दूसरे नंबर पे डिवीजनल होगा। दूसरे नंबर पे डिविजनल होगा। गेस व्हाट, क्या कहते हैं मैनेजर वगैरह Guess what? पे आते हैं। क्या होगा? अगर वो इधर आ गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इधर क्या होगा? अल्लाह करे टैक्टिकल हो, कुछ ऐसा हो, मिडिल मैनेजर, ऐसा अल्लाह करे टैक्टिकल लिखा हो। टैक्टिकल के नीचे क्या लिखा हुआ है? रिसोर्सेज। अच्छा मुझे बताएं, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉई हैं, आपने प्रोडक्शन करनी है, तो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए आपको, तो बताएं शाबाश, रिसोर्सेज जब आपको चाहिए तो क्या करेंगे? मैनेजर्स के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसका मतलब कुछ मैनेजर इधर भी बैठे हुए हैं जिनको हम नाम देंगे जब हम लॉ पढ़ेंगे। सर जीएम वगैरह होते हैं। शाबाश, वो ये जो मैनेजर्स होते हैं ना, जो नीचे अपने एम्प्लॉइज में जो मैनेजर होते हैं, वो होते हैं वो हर डिपार्टमेंट के मैनेजर। वो हर डिपार्टमेंट का मैनेजर। किसी कंपनी के अंदर सीईओ कितने होते हैं? कई सारे भी नहीं होते, एक ही होता है सिर्फ। हाँ, हमेशा एक, हमें जरूरी है, ये जरूरी है कि एक ही होगा, दो हो ही नहीं सकते, ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि एक ही होगा। पार्टनरशिप में दो होते हैं, क्या? मतलब पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। जो कंपनी सीईओ कंपनी का होता है। कभी पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस में सीईओ मैंने आज तक यकीन करे नहीं देखा, यकीन करे आज तक। मैं कह रही हूँ ना कि उसमें ओनर्स ज्यादा हो सकते हैं, उसमें पार्टनर ज्यादा हो सकते हैं, पार्टनर होता है, सीईओ नहीं होता। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहते हैं, डायरेक्टर होता है सिर्फ कंपनी में, सोल ट्रेडर में भी नहीं होता, पार्टनरशिप स्टाइल में बिजनेस में भी नहीं होता, कंपनी में होता है। और कंपनी में फिर उसकी रिक्वायरमेंट है कि कौन सी कंपनी में होगा, क्या लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है, क्या अनलिस्टेड के लिए रिक्वायरमेंट है? तो लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी है। अनलिस्टेड कंपनी चाहे तो कोई सीईओ को अपॉइंट करे, चाहे तो ना करे। लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर है कि वो एक सीईओ रख सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं, या जिसको हम मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर बोले तो सीईओ एक बंदा होता है जो सारी ऑपरेशंस को देख रहा होता है, तो वो इधर इनमें से होगा। इस डायरेक्टर को कहा जाता है डीम्ड डायरेक्टर, इस सीईओ को कहा जाता है डीम्ड डायरेक्टर। डीम मींस अज्यूम्ड डायरेक्टर, अज्यूम्ड डायरेक्टर, ये डायरेक्टर में से ही होता है। और यहां पे इसके बाद कुछ मैनेजर्स बैठे होंगे, जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपने रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो किसको कहेंगे जाके? मैनेजर्स प्रोवाइड करेंगे, तो रिसोर्सेज मैनेजर प्रोवाइड करते हैं, शाबाश। ठीक है, तो ये टैक्टिकल लेवल है जिसमें मैनेजर्स आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, टैक्टिकल। सर सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर दो अलग। नो, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर आप F4 में पढ़ेंगे, ये अलग अलग नहीं है। कंपनी में जॉब कर रही थी, तो वहाँ पर सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के अलग अलग साइन ऑफ पॉइंट थे, मतलब सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के उस सूरत में अलग अलग अपॉइंट होते हैं जब उनकी अथॉरिटी डेलीगेटेड हो, जब उनकी अथॉरिटी डेलीगेटेड हो। डेलीगेटेड से मुराद जब उसने ट्रांसफर की हो अपनी अथॉरिटी, जब अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर करते हैं, राइट्स दिए होते हैं, शाबाश, राइट्स दिए होते हैं। जैसे मैं टीचर हूं, मैं टीए को राइट देता हूं कि स्टूडेंट्स को जो मसला होगा वो आपने देखना है उसको। सर सीईओ की अपॉइंटमेंट कौन करता है? सीईओ की अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनमें से होता है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही होता है, सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से होता है। कोई वो इलेक्शंस वगैरह या कुछ? सीईओ के लिए प्रॉपर इलेक्शन होते हैं। नो शेयर होल्डर नहीं करते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैं क्यों F4 पढ़ा हूं, मैं क्यों F4 पढ़ा रहा हूं, मैं तो ये पढ़ा रहा हूं। सर वैसे एक जनरल नॉलेज एक अच्छा, ऑनलाइन वाला माजरत जी। सर जरूरी है कि सीईओ जो होता है वो शेयर होल्डर भी होना जरूरी है, मतलब वो ना ऐसा होता है वो ना हो सीईओ नहीं होता, उसके भी मतलब नहीं होता। कुछ पैसे भी नहीं है फिर भी वो सीईओ। देखिए शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर वो डायरेक्टर तो हो सकता है, डायरेक्टर तो हो सकता है, लेकिन वो सीईओ क्यों नहीं होता? क्योंकि वो डेली बेसिस पे थोड़ी आ सकता है, वो शेयर होल्डर आते ही नहीं है। शेयर होल्डर कंपनी में कभी नहीं आते, हाँ जी, वो कभी नहीं आते, वो घर में बैठ के बस इसको एंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक
यानी गोल सेट करना, गोल सेट करना, उसके बाद टैक्टिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ऑपरेशनल टास्क को परफॉर्म करना, टास्क को परफॉर्म करना, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात हमें समझ आ गई। ये तो हमें सिर्फ स्ट्रक्चर समझ आ गया, ये बातें तो जो एंथनी ने की थी वो तो हमें समझ नहीं आई। मैनेजर फॉर्म अ स्केलर चेन, छोड़े स्केलर चेन को। सीनियर मैनेजर्स डिलीगेट अथॉरिटी डाउन टू जूनियर मैनेजर्स, लिखा हुआ ना। सीनियर मैनेजर कीप अल्टीमेट कंट्रोल वाइल, सीनियर मैनेजर कीप अल्टीमेट कंट्रोल, कीप मींस होल्ड करना, कीप मींस होल्ड करना। अच्छा ये लाइन लिखी हुई है, सीनियर मैनेजर्स ने डिलीगेट की है अथॉरिटी डाउन टू जूनियर मैनेजर। इनकी बात कर रहे हैं कि ये सीनियर मैनेजर है, ये सीनियर मैनेजर है, ये सीनियर मैनेजर है, इन्होंने अपनी अथॉरिटी कुछ डिलीगेट किया किसको? जूनियर मैनेजर को, जो आपका सवाल था। जूनियर मैनेजर को कुछ अथॉरिटी डिलीगेट की। अब ये जो जूनियर मैनेजर है वो क्या करते हैं? कीप मींस अपने पास रखना, अपने पास रखना। अल्टीमेट कंट्रोल वाइल असाइनिंग टास्क किसको देते हैं हम? ऑपरेशनल लेवल के बंदों को। ठीक है, ऐसे ही है ना। मैनेजर एट ईच लेवल मेक डिफरेंट डिसीजन बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन दी। रॉबर्ट एंथनी क्लासिफाइज डिसीजन इनटू 3 लेवल्स। रॉबर्ट ने क्या किया? मैनेजर्स के ये डिसीजंस को 3 डिफरेंट लेवल्स में क्लासिफाई किया, 3 डिफरेंट लेवल्स में क्लासिफाई किया, जिसको हम नाम देते हैं एंथनी ट्रायंगल्स या एंथनीज शो टाइप्स ऑफ प्लानिंग परफॉर्म्ड एट ईच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कि वो कौन कौन से काम कैसे करते हैं। स्ट्रेटेजिक अप्लाइड बाय, स्ट्रेटेजिक इज अप्लाइड बाय टॉप मैनेजर्स, जो बिल्कुल टॉप पे होते हैं, टॉप मैनेजर्स। इट इज बेसिकली द प्लानिंग ऑफ, बस फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा, गोल आपका होता है क्या कैसा होता है, क्या क्या होता क्या ये गोल? आप कहते हैं कि दिस इज माय गोल, गोल किसे कहते हैं? अचीवमेंट को अचीव करना, गोल को अचीव किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन गोल किसे कहते हैं? जो हम करना चाह रहे हैं, जो आप क्या करना चाह रहे हैं? क्लास लेनी है आपने, ये गोल है आपकी डिजायर से होती है। हमारा गोल सर यह है कि ACCA क्लियर करना, ये हमारा गोल है, मेन आपका गोल यह है कि आपने पैसे कमाने। आपका गोल सुने, आपका गोल यह है कि आपने पैसे कमाने, आपने अच्छी गाड़ी लेनी है, शादी करनी है, अच्छा सा घर बनाना है। नहीं करनी शादी, खुदा का खौफ करो। तो ये कहते हैं तो पहले वही फंसते हैं। फंसते नहीं है, फंसते नहीं है, क्या पता। कहने का मतलब ये है कि वो मतलब अच्छा शादी वाले चक्कर में भाई, ठीक है। serious बोलना। अच्छा जी, नोट्स आ जाए क्यों? अच्छा, सॉफ्ट कॉपी तो इनके साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, गोल हमेशा आपका लॉन्ग टर्म होता है। अब आप शादी का अगर सोच रहे हैं तभी 5-6 साल तक हर किसी ना सोचिएगा, ठीक है। ये है लॉन्ग टर्म। उसके बाद टैक्टिकल प्लानिंग पहले जाने पड़े। मीडियम टर्म, मीडियम टर्म मीन्स टैक्टिकल प्लानिंग आपकी ये है कि भाई ACCA कंप्लीट करूंगा तो मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूं, ACCA कंप्लीट करूंगा तो मैं गोल को अचीव कर सकता हूं। और ऑपरेशनल प्लानिंग बताएं साहब, बस ये क्या है? डे टू डे। हाँ, रोज पढ़ूंगा, क्लास में आऊंगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? ACCA क्वालिफाई कर सकता हूं। ACCA क्वालिफाई करूंगा तो मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूं। अगर एग्जाम में आए कि आपने सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जो भी आपने टारगेट सेट किया हुआ है वो 6 साल से तकरीबन 6 महीने से 24 महीने का ड्यूरेशन दिया हुआ है, 6 महीने से 24 महीने के अंदर मैंने इसको अचीव करना है। तो व्हाट इज दिस? क्या ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ये टैक्टिकल प्लानिंग है, ये ऑपरेशनल प्लानिंग है? 6 महीने से 24 महीने। प्रैक्टिकल क्योंकि स्ट्रेटजी आपने कहा लॉन्ग टर्म नहीं, मैंने तो ऑपरेशनल के बारे में बताया कि ये डे टू डे है। नहीं, गोल। ऑपरेशनल के बारे में बताया ना, ये डे टू डे है। गोल पर उसमें आएगा, हाँ शाबाश, स्ट्रेटेजिक में आएगा, स्ट्रेटेजिक में। स्ट्रेटेजिक में आएगा 6 से 24 महीने। स्ट्रेटेजिक के बारे में कि यह है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म आगे लिखा हुआ एक लफ्ज फ्यूचर, फ्यूचर। और फ्यूचर आपको पता है कि शॉर्ट टर्म में नहीं होता,
लॉन्ग टर्म में होता है मीन्स कि 6 साल 10 साल ये फ्यूचर है। तो जो 6 महीने से 24 महीने हैं ये क्या 10 साल में फॉल कर रहे हैं? क्या डे टू डे है ये? इसका मतलब ये टैक्टिकल है। शाबाश, ये टैक्टिकल है। आप लिखेंगे, ये आप लिखेंगे, जब आपको नोट्स मिलेंगे तो आप लिख लीजिएगा 6 महीने से 24 महीने, तो ये टैक्टिकल है। मैं बाकी दोनों नहीं बताता, मेरी आदत है मैं बाकी आपको मुश्किल में नहीं करता कि आप जो है वो मुश्किल में पढ़े। नोट्स में इतनी सारी चेंजेस करनी पड़ रही है, वो जैसे ही करवाना आपने इतनी सुबह जब से आए हो तो काफी सारी चीजें चेंज करनी। मैं जो करवाता हूँ, एक तो मेरी आदत है कि मैं तो क्लास में करवा लूँ, वो तो सिर्फ आपको छोटे छोटे से की पॉइंट्स मिलेंगे। मैं समझाता आपको की पॉइंट्स से हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये प्रॉपर जो है वो नोट्स की जरूरत नहीं है। मैंने तो आपको उस तरह समझाना है ना। सर हार्ड कॉपी तो इसी की है ना? हार्ड कॉपी इसी की होगी। हाँ तो सर वही मैं कह रहा हूँ, अमेंडमेंट्स सर उधर से करवा रहे हैं ना सर, इतनी सारी यस, ये सारे अमेंडमेंट्स मैं खुद क्या करूंगा, मैं जो क्लास में बताता हूँ कि ये चेंज मैं कर लूंगा, तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली फिर मैं जाके इसको चेंज करता हूँ। हार्ड कॉपी पे ये भी लिखवा दीजिए। यस, कुछ आपने खुद भी करना है ना। नहीं सर, वो पढ़ना है। ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज में क्या मुश्किल कर रहा हूँ। चलें, बात समझ आ गई आपको? बस इसके बारे में यही था, लेकिन मैं आपको दिखाना ही चाहूँगा। चैप्टर खत्म। चैप्टर कंप्लीट। मैंने जो रात को बैठ के काम किया है वो आपके लिए वो ये है। जैसे ये सारे स्ट्रक्चर मैंने ऐड किए, अब स्ट्रक्चर देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है? फ्लैट। फ्लैट के बारे में उन्होंने नहीं। कौन सा वाला? यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, फिर फंक्शनल या डिपार्टमेंटल। शाबाश, ऊपर देखें, अगला बताएं। शाबाश, कैसे डिविजनल? आपको कैसे पता चला डिविजनल? ऊपर लिखा हुआ। ऊपर लिखा तो नहीं हुआ, नहीं लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? फिर डिफरेंट फंक्शंस है उसके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है, डिवीजन भी है, प्लस नीचे डिफरेंट फंक्शंस है। हाँ आगे भी है। तो इसका मतलब डिविजनल या प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ये नहीं बता सकते आप। जियोग्राफिकल कैसे कैसे पता चला आपको? हाँ देखिए, फंक्शन एक है, फंक्शन एक है। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है फंक्शन को कि फंक्शन एक है, ये नहीं प्रोडक्ट एक है। जबकि ऊपर वाले में अगर आप देखें, डिफरेंट फंक्शंस है, आजा डिफरेंट हर एक के नीचे इसका फंक्शन डिफरेंट है। शाबाश। उसके बाद फिर किधर गया ये था वो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे? जी सर, यहाँ से वो बना हुआ है। नहीं, मैट्रिक्स नहीं बना हुआ, मैट्रिक्स नहीं बना हुआ, ये मैट्रिक्स नहीं बना हुआ। ये बताएं शाबाश, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 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 डिपार्टमेंट, क्या ये डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर है ये? और ये बताएं शाबाश, मैनेजर ए, मैनेजर बी, मैनेजर सी, ये डिविजनल है, यानी प्रोडक्ट वाइज है। प्रोडक्ट ए है ना, मैनेजर ऑफ प्रोडक्ट ए, मैनेजर प्रोडक्ट बी। शाबाश शाबाश, मैट्रिक्स है। और बाउंड्री लेस उसके बाद ये बताएं शाबाश, ये फिर चेंज तो क्या लिखा हुआ है? स्केलर चेंज। स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये भी स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये भी स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल इक्वल्स टू 4 का मतलब बताएं। स्पैन ऑफ कंट्रोल 4 है। स्पैन ऑफ कंट्रोल 4 का मतलब बताएं ना। चार चार वो ये एक मैनेजर इन चार को मतलब Handle कर रहा है। रिस्पांसिबल से काम लेने के लिए या सब फिर वो कंट्रोल इनको चार। हाँ, ये 4 लोग एक ही मैनेजर के अंडर है। तो इसका मतलब इस मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल, चार। इस मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल 6, 1 2 3 4 5 6। टॉल और फ्लैट देखें। यस, ये स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल एंथनीज मॉडल है। ये जो आप लोगों ने पढ़ना है, ये जो आप लोगों ने पढ़ना है, और मैंने फिर आपसे सवाल पूछना है। ये की कंसर्न्स मैंने आपसे पूछने हैं, और आपको बताता हूँ 50 रुपए के लिए सवाल होगा। ये की कंसर्न्स मैं आपसे पूछूंगा, ये आप पढ़ के आएंगे, ठीक है? क्या सवाल होगा? सवाल ये होगा कि इसका मतलब बताएं कि टेस्टिंग का मतलब क्या है। इसमें यहाँ पे जो की कंसर्न टेस्टिंग है, टेस्टिंग कॉस्ट, क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, ये कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का की कंसर्न है। सर टेस्टिंग का मतलब ये होगा ना, कस्टमर का रिव्यू कैसा है? मुझे अभी नहीं पता, ये तो आप कल बताएंगे ना मुझे, जब मैं आपसे पूछूंगा। मैं एडवांस में 25 रुपए दे देना। ये क्वालिटी और शेड्यूलिंग के बारे में आपसे पूछूंगा। कि वो इस पे कैसे इफेक्ट मतलब डिपार्टमेंट में कैसे वो काम कर रहे
यानी मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग का काम है कस्टमर नीड्स, तो कैसे है ये, कैसे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्वालिटी क्यों उन्होंने ये देखना कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा आपसे सवाल होगा। यहां तक आपका कोई सवाल? नो सर। ये रहा आपका चैप्टर कंप्लीट। टेस्ट का और एक काम ये कि जब आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे तो ना सिर्फ एमसीक्यूज का आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा, बल्कि ब्रीफ रिव्यू भी होगा कि क्यों ये ऑप्शन करेक्ट है। सर टेस्ट ठीक है। कब होगा? टेस्ट कब होगा? टेस्ट आपको मैसेज कर दिया जाएगा किस दिन होगा। ठीक आया था, मैंने पूछा नहीं। टाइम मिलेगा उसका? हाँ, टाइम दे देंगे आपको, टाइम दे देंगे आपको। सर एटलीस्ट 2 दिन पहले तो हमें बता देना चाहिए। एटलीस्ट 2 दिन पहले, आप कहते हैं एटलीस्ट 3 दिन पहले आपको बता देंगे, ठीक है ना। पहला टेस्ट है, फ्लेक्सिबल रखेंगे, उसके बाद फिर डेट डिसाइड हो जाएगा कोई। और आपको घंटे में टेस्ट है 50 रुपए। नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं होगा, आपको टाइम दिया जाएगा। देखिए आपकी तैयारी होगी तो आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पूरा चैप्टर याद हो गया है? पक्की बात है? देख लें, पूछूंगा फिर कल आपसे, पूछ लो सर, ठीक है। आपके नोट्स बस सही हो। नोट सही हो क्या मतलब? नोट्स होंगे सर, हार्ड कॉपी सर वो नोट्स मिल जाए तो फिर सही होगा। ठीक है। आपकी क्लास कितने बजे तक है वैसे? 10 बजे नहीं, इसके बाद क्लास से आपकी कितने बजे तक है? बस खत्म? सर आपकी लास्ट होती है। अच्छा, बस ये आखिरी क्लास है, इसके बाद आप फ्री हैं? यासी करें फिर तो आपके पास पूरा दिन है। ठीक है, फिर मैं सॉफ्ट कॉपी आपको भिजवा देता हूँ, फिर कल क्लास में हार्ड कॉपी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर चलें फिर कल कर लेंगे ना, सारे स्टूडेंट आ जाएंगे क्लास में। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।